जय जवान जय किसान, लेकिन फिर भी आज किसान ही है परेशान। आखिर क्यों? किसान बिल को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कहां खामियां हैं? क्या है ये कृषि बिल? दोस्तों, मेरा नाम है विनीता यादव और आज हम न्यूज नशा में कृषि बिल पर ही आपको बताने जा रहे हैं उन बारीकियों के बारे में जो शायद बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। कृषि विधेयक में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर सरकार लगातार कह रही है कि हमने किसान के हितों की रक्षा करते हुए ही ये संशोधन किया है, लेकिन क्या वाकई में यही सच है? तो फिर हजारों लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? क्या किसान की बात सरकार नहीं समझ पा रही या सरकार की बात किसान नहीं समझ पा रहे हैं? और इन दोनों के बीच में जो बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में आज भी जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कृषि विधेयक में जो संशोधन किया गया है, खास तौर से 3 विधेयक जो हैं कृषि विधेयक में, 3 बिल में संशोधन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक को लेकर, क्योंकि 3 विधेयक हैं जिन पर संशोधन किया गया है। दूसरा है कृषि करार विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु विधेयक। ये 3 विधेयक है। हालांकि सरकार ने जिस तरह से इस संशोधन किया है इस बिल में, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं इन 3 बिल की। सबसे पहले कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। इसमें जो संशोधन किया गया है वो सरकार ने अचानक संशोधन क्यों किया है? आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या किसान ने ये कहा था कि आप इसमें संशोधन कीजिए? क्या किसान ने ये कहा था कि मंडियों का जो तय मूल्य है उसमें कुछ आप बदलाव कीजिए? जो एमएसपी पहले से तय रही है, क्या उसमें फर्क लेकर आइए? मैं आपको इस बारे में इसलिए कह रही हूँ कि किसान की मर्जी के बगैर, उसकी डिमांड के बगैर इसमें संशोधन किया गया। तो ये संशोधन किया है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मंडियों में किसान सामान ले जा करके अपना बेचता था, वहां पर एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा वहां से सामान किसान से उठाता था, यानी कि सरकार खुद इसको सामान को किसान के उठाती थी, जिसका एक तय मूल्य होता था। उसी तय मूल्य के मुताबिक एक बड़ी तादाद में सामान वहां से उठाया जाता था, जितनी भी उपज है किसान की, जब वो मंडी में जाती थी। लेकिन अब एफसीआई की जगह ये कह दिया गया है कि आप एक ओपन मार्केट में हैं, यानी किसान अपना सामान जो है, अपनी उपज जो है, वो किसी को भी बेच सकता है। ऐसे में तो किसान को खुश होना चाहिए कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं और वो अपनी उपज किसी को भी बेच सकता है, लेकिन फिर वो परेशान क्यों है? आप भी ये सोचेंगे, क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि हमने तो किसान के लिए आसान रास्ते बना दिए हैं और ज्यादा रास्ते खोल दिए हैं, और किसान उन रास्तों पर चलना नहीं चाह रहा है। तो क्यों नहीं किसान ये चाहता है कि जो ऑप्शंस सरकार ने किसान के लिए खोले हैं वो उसे क्यों नहीं समझ आ रहे हैं? किसान उन पर चलना क्यों नहीं चाहता है? ये मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा उपज जो है वो सरकार द्वारा जो उपज थी किसान की वो खरीदी जाती थी, वहां से उठाई जाती थी मंडियों से। वहां पर जितनी भी मंडियां हैं देश में, सब जगह पर एफसीआई के लोग मौजूद होते थे और वहां से सामान उठाया जाता था, यानी कि वहां पर एजेंट भी होते थे, आड़ती भी होते थे। आड़ती यानी कि जो सामान जो जाता था एफसीआई की तरफ, वो सारे तय मूल्यों को देख करके, सरकार द्वारा बनाए गए तय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामान उठाया जाता था। वो आड़तियों का काम था। ऐसे में इन लोगों के पास भी बिचौलिए ने ये कहा जा सकता है, और इनके पास 2.5% का कमीशन जाता था। और इसके अलावा राज्य की अगर बात करें तो राजस्व में जो कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ कर रही हैं कि उनका राजस्व घटेगा। 6% राजस्व उसमें जाता था। अब बिचौलियों की, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि पूरे देश में सिर्फ 3% बिचौलिए हैं, ज़्यादा बिचौलिए नहीं हैं मंडी में। तो बहुत ज़्यादा फर्क, बिचौलियों की जो दलील सरकार ने दी है कि बिचौलिए कम होंगे और किसान सीधे जो बाजार में अपना सामान बेच सकेंगे, ठीक है, जो खरीदार हैं उन तक सीधे पहुंच सकेंगे और आपस बात करके तय मूल्य लेंगे। बिचौलियों की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो 3% बिचौलियों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। तो वो ज़्यादा असर नहीं डालते हैं।
और उसके अलावा अब जब किसान, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किसान को एतराज कहाँ पर है, क्यों ये पूरा विवाद हो रहा है, किसान को गुस्सा कहाँ है, वो सड़कों पर क्यों उतरा है। उसकी वजह ये है कि किसान ये कह रहा है कि आप मेरी एक एमएसपी तय कर दीजिए। ये आपने सुना होगा कई बार, किसान जो आंदोलन में उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक बात सीधे कह रहे हैं कि आप हमारा एक तय मूल्य बनाइए। आप जब बाजार में सामान बेचने के लिए जाते हैं और एक तय मूल्य होता है, तो उस तय मूल्य से नीचे कोई भी नहीं आएगा। कोई भी खरीदार आपसे उस 100 रुपए की चीज, जो कि मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए किलो चावल तय कर दिया है, तो 100 रुपए किलो चावल जो है उससे नीचे कोई भी चावल किसान से नहीं खरीदेगा। यानी 100 रुपए तो तय है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब अगर ऐसा होता है कि आप इसकी ओपन मार्केट कर देते हैं, हो सकता है किसानों का जो डर है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि आज एफसीआई उनसे सामान लेता है और एक तय मूल्य पर लेता है, कल अगर ओपन मार्केट हो जाएगी तो जाहिर है कि जो एफसीआई 100 रुपए में सामान ले रहा था, उसकी कीमत पूंजीपति जो सीधे मंडियों में पहुंचेंगे वो शायद 1000 रुपए देने को तैयार हो जाए, शायद 800 रुपए देने को तैयार हो जाए। और ऐसे में किसान जो अपने पास बहुत स्टोरेज नहीं रखता है सामान की, वो उस वक्त में उस पूरे अपनी जो उपज है कोशिश करेगा कि वो उन 800 रुपए 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा कीमत जो लोग लगा रहे हैं उनको वो दे दे। उस वक्त किसान उनको वो अपना सामान दे देगा। बहुत खुशी की बात है, किसान को तो खुश होना चाहिए। आप भी कहेंगे अच्छी बात है, कहाँ एफसीआई 100 रुपए में ले रही थी और यहाँ उसे 500-800 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन यहीं से किसान का डर शुरू होता है कि आज तो पूंजीपति आके कई गुना कीमत लगा के उसका सामान ले जाएंगे, लेकिन कल जब वो पूरी तरह से ओपन मार्केट में खरीदार यानी उन पूंजीपतियों पर निर्भर हो चुका होगा जो कि कई गुना कीमत दे चुके होंगे, और अब किसान को उसी तरफ आधारित हो गया है कि अब वो एफसीआई से ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी उन पूंजीपतियों पर हो गई है, उस वक्त वो कमजोर नफ्स बन जाएगी। क्योंकि जब आप किसी पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं, वहीं आप कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ किसान कमजोर हो जाएगा। क्योंकि किसान अब ये उम्मीद करेगा कि वही पूंजीपति उसका सामान जो है ज्यादा कीमत पर खरीदता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसानों का डर यही है कि इस स्थिति के बाद में तस्वीर सामने ये आएगी कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब पूंजीपति अपने मन मुताबिक किसान से अपने तय मूल्य पर सामान लेना शुरू कर देगा। यानी कि किसान की मंडी में जब सामान जाएगा तब पूंजीपति अपने मन मुताबिक उससे उसकी उपज ले लेंगे। यानी कि जो एफसीआई जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा, लगभग ऐसी तस्वीर हो जाएगी। और ये भी तस्वीर सामने आ जाएगी कि एफसीआई अब किसान की जगह पूंजीपतियों से ही सीधा सामान लेना शुरू कर देगा। तो यानी कि किसान एफसीआई से हट गया, सरकार द्वारा जो सामान लिया जा रहा था वो उसका रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली आगे जाकर बंद हो जाएगा। और बाकी क्योंकि किसान अपने आप मंडियों से बहुत दूर जाकर सामान नहीं बेच सकते हैं, आप ये समझिएगा, किसान के पास जो आएगा वो उससे सामान ले जाएगा। ऐसे में किसान से ये सब पूंजीपति सामान ले लेंगे। अगर ये सामान लेकर जाएंगे तो किसान उन पर आधारित हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट लगभग हर साल एमएसपी घोषित करती है। अभी किसानों का कहना है कि सरकार जल्दी एमएसपी डिसाइड करे और एमएसपी घोषित करे, और सरकार इस विवाद में ये बोल रही है कि हम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वाकई में करेंगे या नहीं करेंगे। और इस वक्त अगर ये कर देती है सरकार एमएसपी वाला संशोधन, यानी कि जो सरकार ने कहा है कि आप ओपन मार्केट में हैं, संशोधन के मुताबिक आपका बाजार खुला है, आप किसी को भी अपने मुताबिक कीमत पे सामान बेच सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में किसान की मर्जी चलेगी? सवाल ये उठता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब किसान कुछ पूंजीपतियों द्वारा ही अपना बाजार में सामान बेच सकेगा। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसका डर किसान को है, ये उसकी बात सामने है। तो एक कीमत तय होनी चाहिए बाजार में जिससे किसान को तसल्ली मिल सके, ऐसा किसान का मानना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किसान के लिए काफ़ी बड़ी परेशानियां भविष्य में सामने आ सकती हैं। तो इस संशोधन से किसान खुश नहीं है। उसका कहना है आपने संशोधन किया ठीक है, लेकिन एक तय कीमत जो है वो बनाइए आप। अब दूसरा विधेयक है कृषि करार विधेयक, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि एक समूह है किसानों का, और वो समूह एक या कई किसान जो हैं वो मिलकर किसी व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ एक करार कर सकते हैं। इसमें सरकार का ये कहना है कि करार करने के वक्त के नियमों को कानूनी रूप से काफ़ी स्ट्रांग बनाया गया है, जिससे किसान जब उसे करार करे तो उसमें कुछ एडवांस पैसा जो है 30% कीमत उसी वक्त दी जाए और बाकी कीमत जो है हफ्ते भर में दी जाए। इस तरह की तमाम ऐसे क्लॉज उसके अंदर रखे गए हैं जिससे कि किसान को आसानी हो किसी के साथ भी ये करार करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो इसमें मैं आपको थोड़ा इसको इस तरह से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उन्होंने मेरे साथ और मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके ज़मीन में हम मक्का उगाएंगे और वो मक्का या जो आलू है वो आप इस बीज से, हम चाहते हैं इस क्वालिटी से आप इसको उगाइए, और आपने मुझे वो दे दिया। मैंने उसको उगाया और जो भी एडवांस उस बीज का पैसे का जो कीमत है, जो पूरी कीमत है, सारी चीज़ें उस कंपनी ने बेयर की, यानी कि वो खर्चा कर रहे हैं और कुछ पैसा हमें भी उन्होंने दिया जिससे कि हम बड़े अच्छे से फार्मिंग कर सकें। तो हमारे लिए रास्ता बड़ा आसान है, ऐसा सरकार ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किसान के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी फ़ायदे वाली है। हर चीज़ में किसान का हाथ ऊपर रहेगा। इसमें कहीं पर भी जो कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो किसान के पास आकर के फसल उपजाने के लिए उसको बोल रहा है, उसे खर्चा दे रहा है, वो एक सेकेंड पार्टी रहेगी। उस पर वो कभी भी किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म कर सकता है, कभी भी ख़त्म कर सकता है उस व्यक्ति या कंपनी के साथ। उसके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है किसान के साथ कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लगातार जारी रखे। तो ऐसे में सरकार ने समझाने की कोशिश की है कि किसान का हाथ ऊपर रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पर किसान को विरोध क्यों है, क्या परेशानी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसको आप इस तरह से समझिए जो मैं आपको बता रही थी कि मैं मान लीजिए कि किसी के लिए आलू, एक ज़मीन मैंने हिस्सा, एक ग्रुप बनाया है किसान के साथ और आलू उस ज़मीन में होता है। मैंने कंपनी के साथ करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने हमें बीज दिया, हमने उस आलू को वहाँ पर पैदा किया। अब जब आलू पैदा हो रहा है, उन्होंने कहा कंपनी ने कि इस आलू का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, और उन्होंने बीज दे दिया और आलू उग गया, और उसी के ऊपर उन्होंने हमसे करार किया है जिससे कि वो आलू के चिप्स बनाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह समझिए। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। और अब जब आलू हुआ तो उसके साइज छोटे हो गए, क्योंकि किसान तो ये तय नहीं कर सकता है पूरी तरह से कि किस तरह की उपज होने वाली है। कभी कभी उपज ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम होती है, कभी साइज छोटा होगा, कभी बड़ा होगा। ये तमाम चीज़ें किसान के सामने परेशानियाँ आती हैं ग्राउंड पर। तो जब फसल ज़्यादा हो जाएगी और उसका साइज़ भी अलग होगा, अगर फसल ज़्यादा होती है तो उसको आप ऐसे समझिए कि किसान घाटे में रहेगा। हाँ, अगर फसल कम होती है और उसको पहले से तय मूल्य ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में था, तो किसान उसमें फ़ायदे में रह सकता है। लेकिन अगर फसल ज़्यादा हुई तो उसको नुकसान होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है। और अगर मान लीजिए आलू का साइज़ बड़े की जगह छोटा आ गया और उसमें पेच फंस जाता है, कंपनी कहेगी हमने आपसे इस तरह के आलू के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और हमें ये नहीं चाहिए जो आपने किया है इस वक्त, तो ये मैटर डिस्प्यूट में चला जाएगा। आप ऐसे समझें इसको, ये एक विवादित मैटर हो जाएगा और यहाँ पर उसे कोर्ट जाने की अभी दरवाजे नहीं खुले किसान के लिए। जब ये जो मैटर होगा फिर ये जाएगा, एक डिस्प्यूट बॉडी बनाई है सरकार ने और ये एसडीएम के अंडर होगा। एसडीएम इस मामले को हल करेंगे, किसान के और कंपनी के मैटर को हल करेंगे। ये चौथे राउंड की जो बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच में, उसमें इस पर भी चर्चा होने जा रही है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये एसडीएम हल करेंगे और किसान का ये कहना है कि एसडीएम कुछ हल नहीं कर पाते उस स्तर पर, वो उतना नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, या जो भी वजह रहती हैं, किसान संतुष्ट नहीं है एसडीएम की कार्रवाई से। किसान का ये कहना है कि अगर आपको हमारी इतनी चिंता है तो आप हमारे लिए अदालत के दरवाजे खुले रखें, हमारे केस जो हैं वो हम अदालत में ले जा सकें, कोर्ट में जाकर के हम अपनी दलील सामने रख सकें कि भाई हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहाँ पर पेच फंसता है। सरकार से लगातार गुजारिश किसानों की ये है कि आप हमारे लिए अदालत के दरवाजे खोलें, जिस पर सरकार भी विचार कर रही है। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अभी इस मैटर में नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया है सरकार ने कि वो इस पर विचार करेगी। अब इसी के साथ अब दूसरा अधिनियम जो है उसके बारे में बात करते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम दरअसल इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने अपनी तरफ से
स्टोरेज के लिए मनाही की हुई थी। आप इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज करते हैं तो आपकी जगह पर रेड पड़ जाती थी। आप अपने पास इतना कोल्ड स्टोरेज में सामान नहीं रख सकते। आपने अक्सर देखी होंगी ऐसी खबरें जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, अब इन सब को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा पूंजीपति, अपने कोल्ड स्टोरेज में खूब ज़्यादा तादाद में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू रख सकता है। ध्यान रखिएगा, ये वो सारे सामान हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। इस देश की करोड़ों की जो ये जनता है वो रोज़ाना गरीब से लेकर अमीर तक सब लोग इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि खपत बहुत ज़्यादा है। इस खपत को ध्यान में समझिए। देखिए, इसको भी आप थोड़ा आसान भाषा में ऐसे समझिए। मान लीजिए आलू और प्याज एक किसी पूंजीपति ने किसान से खरीदने के बाद अपनी कोल्ड स्टोरेज में रख ली। अब आप अक्सर सुनते रहे खबरें कि जमाखोरी नहीं कर सकते लोग, ठीक है, लेकिन अब ये जो नाम मैंने बताए हैं आपको इन सब चीज़ों के, ये सब उन जमाखोरी वाली लिस्ट से बाहर आ चुके हैं। यानी आप जमा कर सकते हो। अगर आप प्याज और आलू को इतना जमा करेंगे, मुझे याद है कि मैं एक बार गुजरात में चुनाव कवरेज के दौरान गई थी और मैंने वहाँ देखा था 1 रुपये किलो आलू था। 1 रुपये किलो आलू, जो कि बाज़ार में आते आते काफ़ी महंगा हो जाता है। आप देखते हैं कि किस तरह से 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, कई बार उससे भी ज़्यादा तक मिल जाता है। अब आप ये समझिए कि ये आलू बहुत वक्त तक कोल्ड स्टोरेज में लोग रखते हैं और जब कीमत कई बार बाज़ार में बढ़ जाती है, जैसे आप शेयर मार्केट को समझिए। शेयर बाज़ार में कुछ लोगों ने शेयर बाज़ार को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की कि उसके शेयर को अपने मुताबिक वो ज़्यादा कीमत और कम कीमत करते हैं और उसके मुताबिक लोग उसे खरीदते हैं। कई बार शेयर की कीमत बढ़ जाती है। किस तरह से कंपनी के शेयर बढ़ाए जाते हैं, इस तरह से आप समझिए किसान का आलू और प्याज है, ठीक है, आज उसकी कीमत कम है बाजार में। किसान का ये डर है, मैं आपको फिर से बता दूं, किसान का ये डर है इस संशोधन में भी कि लोग बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस वक्त, जैसे ही ये बिल आया, कोल्ड स्टोरेज की तादाद बढ़ गई। कई जगह कोल्ड स्टोरेज बना लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि सस्ती दाम पर, बहुत ही कम कीमत में, न्यूनतम कीमत पर किसान से प्याज, आलू, दलहन, तिलहन खरीदा जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी बाजार में तब उसको निकाला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा माल वो रख सकते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा माल वो अपने पास रखते हैं तो आप ये समझिए कि फिर जो खरीदार हैं, हम लोग जब बाज़ार में जाएंगे अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए, आलू प्याज खरीदने, कई बार ऐसा हो चुका है पहले ही, प्याज और आलू के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि हम लोग घर में खाना बनाने के वक्त सोचते हैं तो आगे क्या तस्वीर होगी। क्योंकि पहले से कोल्ड स्टोरेज में जमा आलू प्याज जो होता है उसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं। यानी जमाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है और इससे आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुताबिक आप ये समझिए कि जमाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये अगर बढ़ गई तो खरीदार के लिए भी दिक्कत होगी और किसान के लिए भी, क्योंकि बहुत ही न्यूनतम कीमत पर किसान से कोल्ड स्टोरेज के मालिक ये सामान उठा चुके होंगे, अपने पास जमा करेंगे, जब कीमत बहुत बढ़ जाएगी तब ये सामने लाएंगे। यानी कि सरकार के पास इन सब चीज़ों पर रेड करने के, छापे मारने की ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, इन सब पर वो छापेमारी बहुत ज़्यादा, फिर ज़्यादा क्या वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि खुद ही अधिनियम के मुताबिक ये सब चीज़ें उस लिस्ट से बाहर आ गई हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इस तरह की चीज़ें। आप इसको आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा चावल जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, इस तरह की ये सारी पूरी जो खपत है इन जगहों पर होती है। और किसान को अगर आप देखें, इन्हीं जगहों से सबसे ज़्यादा किसान ने विरोध प्रदर्शन किया है और सबसे ज़्यादा डर किसान का यही है कि वो कमज़ोर हो जाएगा इस संशोधन से और जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में पावर आ जाएगी। वो अपना कोल्ड स्टोरेज में माल ज़्यादा से ज़्यादा भर सकेंगे और अपने मन मुताबिक बाज़ार में उसे बेच सकेंगे। इसको लेकर किसान की नाराज़गी है। इसलिए किसान सीधे सीधे ये कह रहा है, एक आप हमारी एमएसपी तय कीजिए, दूसरा कोर्ट जाने की आप हमें अनुमति दीजिए, तीसरा ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसमें जो आपने संशोधन किया है उसे वापस लीजिए, क्योंकि ये जो तमाम रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें हैं
अगर ये कोई बहुत ज्यादा स्टोरेज करता है तो वो आम आदमी को मिलने में मुश्किल होगी, किसान से भी कम मात्रा में वो खरीद सकेंगे। जाहिर है जब मेरे पास एक कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज्यादा खपत पहले से ही पड़ी होगी तो मैं अपने मन मुताबिक किसान से भाव तोल करूंगी। तो इस तरह से वो किसान से भी भाव तोल करने के लिए अपना हाथ ऊपर रख सकेंगे। बाजार में जाकर जब सामान बेचना होगा तो भी अपना हाथ ऊपर रख सकेंगे, यानी कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरी तरह से ये तस्वीर चली जाएगी। सरकार को इस बिल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि बेवजह बेवक्त बिना जरूरत जिस तरह से सरकार ने कृषि बिल में संशोधन किया है वो वाकई में कई सवाल खड़े करता है। किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जय जवान जय किसान, फिर भी आज किसान ही है परेशान। तो इसके बारे में सोचना होगा सरकार को। और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, जाहिर है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसान किस वजह से सड़क पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि किसान पता नहीं कब तक आंदोलन करेंगे और क्यों करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी ये बात पूरी समझ आई होगी तो आप ये समझ चुके होंगे अभी तक कि कल हमारे बच्चे, हमारा परिवार जब खाना खाने के लिए बाजार में सामान खरीदेगा तो कितनी बुरी तरह से महंगाई आपके सामने चरम पर होगी। उससे बचना है तो आपको ये समझना होगा कि किसान की इस वक्त मांगे क्या हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।